Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello and welcome to Green Valley International School online lectures. So last time we were discussing about the goods, right? Types of goods. In that we discussed about the private goods and the public goods. Now we are going to discuss about the consumer goods and the producer goods. सो कंज्यूमर कौन होता है और प्रोड्यूसर कौन होता है? देखो, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, और प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस करता है वो है प्रोड्यूसर. सिंपल थिंग है, ये हम जानते हैं. नाउ गुड्स आर मेड फॉर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. गुड्स किस लिए लोग यूज़ करते हैं? बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है. यहाँ पर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपकी जो वांट्स है, आपकी जो थिंग्स हैं, उसको आप सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को बाय करते हो. When a consumer consumes a good and that is good capable to satisfy the particular want directly, then it is called the consumer good. अब देखो, whenever you buy something and it is eligible to satisfy your need, आप अगर कोई चीज़ खरीदते हो और वो चीज़ आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, that is means that it is the consumer good directly. याद रखना ये वर्ड डायरेक्टली, क्योंकि मान लीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट है, आप बिस्किट खरीदते हो, खाते हो, तो ये आपका जो फूड हंगर का जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा फूड का, वो बिस्किट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा. तो ये आपका गुड्स हो गया. इन दैट वे यू आर डायरेक्टली बाय द बिस्किट और उसको खाते हो, ठीक है. दिस गुड हैव पास द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. बिस्किट है वो फाइनल स्टेज है प्रोडक्शन का, ठीक है. जो बिस्किट है उसके ऊपर जो रैपर है और सब कुछ आपको पैक करके मिलता है, कंप्लीट पैकेज, वो फाइनल स्टेज है प्रोडक्शन का. फॉर एग्जाम्पल कुकड फूड, दे सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ठीक है. यहाँ पर जो कुक फूड है आपका जो वो आप खाते हो, वो फाइनल प्रोडक्ट है. ऐसा नहीं है कि आप खेत में जाते हो फिर वहाँ से कुकिंग करते हैं देन आफ्टर यू ईट दैट. यहाँ पर आप डायरेक्टली फूड खाते हो, तो विच इज़ डायरेक्ट फूड एंड वो कंज्यूमर फूड के कैटेगरी के अंदर आएगा. व्हेन ए गुड इज यूज्ड एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा गुड है जो कि इंटरमीडिएट स्टेज से पास हो रहा है प्रोडक्शन का. जैसे मान लीजिए कि कोई एक चीज़ प्रोडक्ट बनानी है, आपको मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो आपके पास जो मोबाइल फ़ोन आप नया खरीदते हो वो फाइनल प्रोडक्ट है, राइट. लेकिन उस प्रोडक्ट मोबाइल को बनाने के लिए जब इनिशियली मोबाइल के जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेंगे कि हर एक प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी से लेकर उसको एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं. तो ये जो कंपनी ए है, कंपनी बी है या फिर कंपनी सी है, ठीक है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए एक बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये तीनों अलग अलग कंपनी से ABC जो कि ये प्रोडक्ट है वो बनाती है. एक डिस्प्ले बनाती है, सेकंड वन प्रोसेसर बनाती है एंड थर्ड वन है वो डिस्प्ले बनाती है. तो इन तीनों कंपनी है वो एक दूसरी कोई कंपनी है उसको ये सप्लाई करती है. और ये जो कंपनी है डी कंपनी, ये डी कंपनी इन सभी को मर्ज करके आपको फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करती है. तो कंपनी ए, बी और सी के लिए कंज्यूमर कौन हुआ? डी है वो कंज्यूमर हुआ. जबकि डी के लिए कंज्यूमर कौन है? आप खुद, ठीक है. जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो है यहाँ पर कंज्यूमर. पीपल जो लोग हैं वो खरीदते हैं मोबाइल फ़ोन, वो है कंज्यूमर. सो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है, आप डायरेक्टली अगर कोई चीज़ खरीदते हो, आपने प्रोडक्शन का जो फाइनल स्टेज है वो खरीदा है, तो आप एक कंज्यूमर हो. वाइल ऑन दी अनदर हैंड तो आप कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी के अंदर वो गुड्स खरीदते हो. वाइल अगर आप प्रोड्यूसर्स गुड्स की बात करें तो जो प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं है उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले को कहते हैं प्रोड्यूसर्स गुड. वेल, when a good is used by the intermediate stage of production for the final goods, when it is purchased by the producer to produce the final good, ठीक है. यहाँ पर डिस्प्ले खरीदी, चिपसेट खरीदा और बैटरी खरीदी, ये तीनों अलग अलग ए, बी और सी कंपनी से आया और डी कंपनी ने उसको कंप्लीट किया. तो यहाँ पर ए, बी और सी के लिए डी है वो एक कंज्यूमर है. वाइल ऑन दी अनदर हैंड ये इनकम्प्लीट गुड था, ठीक है. सिर्फ डिस्प्ले मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे और सिर्फ बैटरी मिलेगा तो उसका भी आप कुछ कर नहीं पाओगे. तो यहाँ पर ए, बी और सी, वो डी जो कंपनी है उसको ये सब कुछ प्रोवाइड करती है. तो ये है प्रोड्यूसर गुड्स. तो यहाँ पर डिस्प्ले है वो प्रोड्यूसर गुड हुआ, बैटरी है वो प्रोड्यूसर गुड हुआ और जो चिपसेट है वो भी एक प्रोड्यूसर गुड हुआ. When it is not directly consumed by the consumer, but this good is help the production for the final goods. अब ये ए, बी और सी कंपनी है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं. वो क्या बेच रहे हैं? सिर्फ डिस्प्ले, सिर्फ चिपसेट या फिर चिप जो बैटरी से उसको सेल कर रहे हैं. सो यहाँ पर जो फाइनल गुड नहीं है, बट ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपनी ए और बी और सी,
वो प्रोडक्ट फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएगा डी, उसके लिए प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं. तो दैट गुड नोन एज द प्रोड्यूसर गुड. When a good is used at the intermediate stage of production of the final good, when it is purchased by the producer to purchase the final. तो ये जो गुड है वो इंटरमीडिएट स्टेज से पास होता है, देन आफ्टर एक प्रोड्यूसर है उसको खरीदता है ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना सके. When it is not directly consumed by the consumer, but it is a good help the production to the final good, thus such good known as the producer good. So what is the definition of the producer good? When it is not directly consumed by the people, जो कंज्यूमर एक्चुअल कंज्यूमर है, मोबाइल फ़ोन खरीदने वाला जो आदमी है वो डायरेक्टली उसको नहीं खरीद सकता कि भाई लाओ मुझे यहाँ से एक डिस्प्ले मिल जाएगी, यहाँ से मैं बैटरी खरीदूंगा, यहाँ से मैं चिपसेट खरीदूंगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर पाते कंज्यूमर, बट ये जो बाकी के प्रोड्यूसर जो है, मेन प्रोड्यूसर डी कंपनी, वो यहाँ पर ये फाइनल गुड आपको प्रोवाइड करेगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चलो एक सिंपल एग्जाम्पल देता है यहाँ पर कि एक कॉटन है, कॉटन है यूज़ होता है क्लॉथ बनाने के लिए. तो मशीन है वो यूज़ होती है फैक्ट्रीज के अंदर टू प्रोड्यूस द गारमेंट. तो यहाँ पर ट्रैक्टर का क्या रोल है? ट्रैक्टर है वो फूड ग्रेन है उसको फैसिलिटेट करती है, उसको बनाती है. इसके अलावा यूटेंसिल्स यूज फॉर दी कुक फूड. ये देखो ये सभी जो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर कि मशीनरी, ट्रैक्टर, यूटेंसिल्स, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट है जो कि आपकी फाइनल रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करते हैं. दे सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स थ्रू द फाइनल गुड, नॉट डायरेक्टली. तो ये आपकी जो सेटिस्फेक्शन, आपकी जो डिमांड है उसको कंप्लीट करते हैं और वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते. ठीक है, जैसा आपका मोबाइल फ़ोन है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. लेट डिस्कस अबाउट द वेल्थ एंड वेलफेयर. देखो वेल्थ क्या है और वेलफेयर क्या है. चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उसको रिफर किया था. एट दैट टाइम हमने वेल्थ के बारे में सुना था और वेलफेयर के बारे में तो वी ऑलरेडी नो अबाउट दी, वी ऑलरेडी नो. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल्थ एंड द वेलफेयर फ्रीक्वेंटली अपीयर इन द इकोनॉमिक्स. वेल्थ और वेलफेयर है दोनों इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक के अंदर आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे. Discussion and very important in the economics, hence it is important to understand that. So let's discuss about the wealth और उसकी characteristics क्या क्या होनी चाहिए. अगर आप किसी को wealth मानते हो तो वो wealth की characteristics क्या होनी चाहिए. Since the time of Adam Smith gave the definition of economics in the extent context of wealth. जब एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशन दी तो उसके अंदर उन्होंने वेल्थ है उसका बताया था कि वेल्थ कहाँ से आ सकती है. बाय प्रोड्यूसिंग द लेबर वर्क. लेबर वर्क है उसको जो वेल्थ है उसका यूज़ करके उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी. खैर, तो सब्जेक्ट ऑफ वेल्थ बिकम द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमिक्स. तो जब से ये वेल्थ यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर आना स्टार्ट हुई है तब से वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन इकोनॉमिक्स. अब मीनिंग क्या है वेल्थ का? देखिए, इन अंडरस्टैंड द अल्फ्रेड मार्शल्स आइडिया, वेल्थ इज समथिंग विच इज़ यूजफुल, स्केयर, कैपेबल एंड गेटिंग इन एक्सचेंज. तो यहाँ पर आपका जो वेल्थ है वो क्या है? एक यूज़फुल है, कोई भी चीज़ है जो कि यूज़फुल है अपनी लाइफ में. दूसरा है स्केयर, मतलब कि बहुत ही लिमिटेड है, तो वो एक अच्छा वेल्थ है. फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड की बात करूँ तो वो एक स्केयर रिसोर्सेज है, राइट, एंड बाय दैट वो एक अच्छा वेल्थ है. इसके अलावा कैपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज, आप गोल्ड देकर कुछ सामने आप खरीद सकते हो. ठीक है, वाटर देकर कुछ खरीद नहीं सकते हो सामने, तो वेल्थ एक इतना वाटर एक वेल्थ नहीं हुआ, राइट. एंड कैन बी ओन्ड बाय समबडी, ये कोई ओन कर सकता है. गोल्ड है वो आप ओन कर सकते हो. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी बात करते हैं गुड वेल्थ की. तो ये जो वेल्थ होनी चाहिए वो उसकी कुछ यूजफुलनेस होनी चाहिए. इट शुड बी पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजफुलनेस. इट मस्ट बी यूजफुल इन टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स और नीड. ठीक है, आपकी जो नीड है, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको कंप्लीट करनी चाहिए, तभी जाके वो एक वेल्थ वेल्थ है वो अच्छी वेल्थ है, गुड वेल्थ. देयरफॉर द गुड which are useful to satisfy human need are wealth. For example, house, vehicle, precious jewelry, etc. are the wealth, because इसके अगेंस्ट में आप कुछ ले सकते हो, एक्सचेंज में कुछ आपको मिल सकता है, राइट. इट शुड बी स्केयर, कि वो बहुत ही कम लिमिटेड होनी चाहिए. अदरवाइज क्या कि उसकी एक्सचेंज वैल्यू आपको कुछ मिलेगी नहीं. अगर वो स्केयर रिसोर्सेज नहीं है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगी. दोज कमोडिटीज which can be scarce in supply in relation to their demand and process exchange value beside being useful are called wealth. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा है
और वो कम मिलती है। जैसे कि यूरेनियम बात कर लूँ, यूरेनियम की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। प्लेटिनम है, उसकी प्राइस जो ज़्यादा है। या फिर गोल्ड की बात करूँ तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है? उसकी डिमांड है, राइट, और उसका स्केयर रिसोर्सेस है कि बहुत कम जगह पे आपको गोल्ड है वो मिलता है, और उसकी एक्सचेंज वैल्यू है वो भी ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई वो एक यूजफुल है, और इसको कहते हैं वेल्थ, अच्छी वेल्थ, गुड वेल्थ। गुड्स विच आर यूजफुल बट नॉट स्केयर, जो कि हमारे लिए यूजफुल है बट उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, वेल्थ नहीं है, सॉरी, यूजफुलनेस नहीं है, बहुत है, लेकिन उसका स्केयर रिसोर्सेज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करूँ, एयर की बात करूँ, डू नॉट हैव एनी एक्सचेंज वैल्यू, उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। जैसे कि सनलाइट हो गया, एयर है, तो वो वेल्थ है, उसको इकोनॉमी के अंदर वेल्थ नहीं किया जाता, ठीक है, उसको इकोनॉमी के अंदर वेल्थ है वो नहीं माना जाता। इट शुड हैव दी फिजिकल इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। देखो, फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, या फिर वो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लिखा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन के लिए लिखा है। वेल्थ शुड हैव दी एग्जिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज। वेल्थ है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप किसी चीज़ के एक्सचेंज के अंदर ले सकते हो। अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग आर वेरी इंटेलेक्चुअल, कि वो जो सोचते हैं उसके पास कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ नई नोवेल आइडियाज़ हैं, उसके बेस के ऊपर यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस लिखा है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर फिजिकल एबिलिटीज़। कोई लोग हैं जिसकी फिजिकल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या फिर उसका जो एप्टीट्यूड्स है, उसका जो माइंड है वो बहुत ही शार्प है। आर द इनिशिएट एबिलिटी टू एसेट द ह्यूमन बीइंग आर नॉट यूजुअली एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ पर उसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो कि प्लीज़ गिव मी योर आइडिया एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट, बट वो एक टाइम था। राइट नाउ क्या सिचुएशन है इन टूडेज वर्ल्ड? However, the intellectual abilities of human being like the ability to create new ideas. अगर आज की तारीख की बात करें तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ह्यूमन की, वो नए आइडियाज़ क्रिएट करती है, और इससे एक्सचेंज में उसको क्या मिलता है? मनी मिलता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ टीचर, तो मैं यहाँ पर कुछ नए आइडिया से वो रिप्रेजेंट करता हूँ, बेस्ड ऑन दैट मुझे यहाँ पर कुछ सैलरी मिलती है। या फिर ऐसी कोई सेम चीज़ आप मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आदमी है जिसके पास नोवेल आइडियाज़ है, कुछ अच्छे आइडियाज़ है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, तो उसको यहाँ पर मार्केट के अंदर एक्सचेंज वैल्यू में मिल सकती है। पहले ये सिचुएशन नहीं थी। राइट नाउ वी आर हैविंग दी एक्सचेंज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़। सो मार्केट के अंदर अभी मनी के लिए मनी है वो मिलती है जब आप कुछ नए आइडियाज़ के साथ हो, एंड हैंस द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू क्रिएट नोवेल आइडियाज़ एंड गुड्स इज ऑल्सो कॉल्ड वेल्थ। ठीक है, अगर आपके पास शार्प माइंड है, इफ़ यू आर वेल नोवेल, इफ यू हैव द क्रिएटिव आइडियाज़, नोवेल आइडियाज़, इट इज़ योर वेल्थ। Yet the ability of scientists to think her quality are not wealth, but the novel idea created by the scientist is wealth. तो वो नए जो आइडिया सोच रहे हैं वो वेल्थ नहीं है, बट जो नए आइडियाज है वो क्रिएट किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो एक वेल्थ है। ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है कि किस तरह के वो थिंकिंग है, उसकी वो क्वालिटी है, तो वो कोई वेल्थ नहीं है, बट द नोवेल आइडियाज, अगर वो कुछ नए आइडियाज प्रोवाइड करते हैं तो वो हो गई वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल कि अभी कोरोना वैक्सीन है के लिए अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो जो भी कंपनी कोरोना वैक्सीन है उसको या फिर जो भी साइंटिस्ट है कोरोना वैक्सीन है उसको डेवलप करेगा, वो उसका वेल्थ हो गया। लेकिन जब तक वो सिर्फ बातें करेंगे हवा में कि वैक्सीन नहीं मिल सकती या फिर हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो उसको कोई वेल्थ नहीं क्रिएट किया जाएगा। खैर, वेल्थ कॉन्स्टिट्यूट द गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंज। वेल्थ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको अगेंस्ट में आपको कुछ एक्सचेंज मिल सके। वेल्थ इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड देयरफॉर मस्ट बी कैपेबल टू गेटिंग इन एक्सचेंज। वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके एक्सचेंज में आपको कुछ मिलना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट गेन एनीथिंग इन exchange, that means your wealth is not useful. Wealth is meant to satisfy the present as well as the future consumption and other needs of, therefore must be capable of exchange. यहाँ पर लिखा है वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन नीड्स को आज की तारीख में और फ्यूचर के कंजप्शन के लिए भी। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, एक्सचेंज वैल्यू, एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज द वेल्थ। अ हाउस परचेज बाय टुडे satisfy the present need of housing and can be sold in future by other goods, precious metal, land, it is also possess the characteristics। तो मान लीजिए कि कोई आप प्रोडक्ट घर है उसको खरीदते हो और उसकी जो राइट नाउ प्राइस है उसको आपकी जो सेटिस्फेक्शन चाहिए वो एक घर की है, आपको मिल जाता है, आप उसको खरीदते हो। इन फ्यूचर अगर आप उसको सोल्ड करते हो तो आपको उसके एक्सचेंज में कुछ मिलेगा कि इतना पैसा मिलेगा, तो ये जो है उसको आप कहेंगे कि एक वेल्थ है। अब आपकी जो वेल्थ है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए। वेल्थ मस्ट बी पोजेस दी ड्यूरेबिलिटी। अगर फ्रेजाइल है
तो ये आपकी वेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर एक्सचेंज। मान लीजिए कि आपने एक हाउस खरीदा है तो एक ड्यूरेबल गुड्स है कि इन फ्यूचर इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है, टू फॉर द सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स एंड देयरफॉर बिकम द वेल्थ। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि ड्यूरेबल गुड्स है वो हो सकते हैं फ्यूचर के एक्सचेंज के लिए। तो हाउस अगर आपने आज खरीदा तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल के अंदर वो खराब हो जाएगा, राइट। हाँ, ओल्ड हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू उतनी डाउन होगी नहीं, प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी डाउन होगी नहीं। गुड विच इज पेरिश मतलब कि जो जल्दी खत्म हो जाते हैं आफ्टर द सिंगल यूज कैन नॉट बी यूज फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड ट्रांजेक्शन एंड देयरफॉर दे आर नॉट वेल्थ। जैसे कि मिल्क है वो आप एक बार यूज़ करोगे तो आप उसको दोबारा मिल्क का यूज़ नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल लैंड, हाउस, प्रेशियस ज्वेलरी आर द ड्यूरेबल गुड्स एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर समथिंग इन फ्यूचर कंसिडर एज वेल्थ अलॉन्ग विद देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। शेयर आर ऑल्सो वेल्थ। शेयर क्या होता है कि शेयर होल्डर, आपने में भी सुना होगा कि जो हमारे मुंबई के अंदर एक जगह है जहाँ पर ये शेयर का बिजनेस चलता है, राइट, शेयर मार्केट जिसको कहते हैं। तो शेयर है वो भी एक टाइप की प्रॉपर्टी है जिसको आप फ्यूचर के अंदर सेल कर सकते हो, जिसके अगेंस्ट में आपको कुछ एक्सचेंज मिल सकती है। फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस फार्मर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर आर नॉट वेल्थ इफ दे पेरिश इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। अगर आपने फूड ग्रेन है उसको वहाँ पर डाला है और थोड़े टाइम के बाद ही वो खराब हो जाते हैं तो वो ये क्या हुआ, एक गुड वेल्थ क्रिएट नहीं हुई, ठीक है, ये वेल्थ है नहीं। लाइकवाइज द लेबर ऑफ लेबरर इज ऑल्सो नॉट कॉल एज अ वेल्थ। जो लेबर है वो अगर लेबरिंग वर्क करते हैं तो उसको भी आप वेल्थ नहीं कह सकते हो। हाउएवर इफ द फूड ग्रेन can be stored in the cold storage for very long time period and then the market value is increased in the future, then those become the wealth. Hence new technology can be redefined wealth. तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो फूड ग्रेन है उसको अगर आप स्टोर करके रखते हो और इन फ्यूचर उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है, सो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रोडक्ट, आपका जो फूड ग्रेन है वो वेल्थ बन चुका है। तो यहाँ पर वेल्थ की जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज होती रहती है बाय द टाइम, जब टेक्नोलॉजी है वो नई आती रहती है। अब टाइप्स ऑफ वेल्थ की बात करें कि कितने टाइप्स की वेल्थ होती है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्थ। एक है इंडिविजुअल वेल्थ एंड द सेकंड वन इज द नेशनल वेल्थ। तो क्या है इंडिविजुअल वेल्थ, तो आपके पास आपका हाउस है, व्हीकल है, दैट इज नोन एज द इंडिविजुअल वेल्थ ओन्ड बाय वन पर्सन या फिर आपके फैमिली के लिए। द वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मेंट टू प्राइवेट कंजप्शन इज कॉल्ड द इंडिविजुअल वेल्थ। अगर आप व्हीकल लेते हो, कार लेते हो, तो आपके प्राइवेट यूज़ के लिए है, पब्लिक के लिए यूजफुल नहीं है। सो इट इज नॉन एज द इंडिविजुअल वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल हाउस, कार, बाइक। वेल्थ अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी एंड मेंट टू कलेक्टिव कंजप्शन इज कॉल्ड द सोशल वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल की डैम फैक्ट्री, अगर आपने फैक्ट्री स्टार्ट की है जिसके अंदर आपके जो सोशल आजू बाजू के 3-4 लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर स्टार्ट की है, तो वो एक सोशल वेल्थ हो गई, ठीक है। आपका खुद का इंडिविजुअल नहीं है, वो आपके फ्रेंड का भी है या फिर जिसको उसमें पार्टिसिपेट किया उन सभी का है, तो ये क्या हुई, सोशल वेल्थ हुई। नेशनल वेल्थ क्या है कि ये पब्लिक है, या फिर इंटरनेशनल वेल्थ। तो वेल्थ बिलोंगिंग टू द नेशन एंड पोजेस द ट्रेजर बाय द नेशन इज कॉल्ड द नेशनल वेल्थ। तो जो ओन करता है, नेशन ओन करता है, और उसका जो जितना भी एक्सचेंज वैल्यू है वो नेशन है वो होल्ड करके रखता है, दैट मीन्स वो क्या है, एक नेशनल वेल्थ है। जैसे कि मैं बात करूँ फॉरेस्ट की, ठीक है, तो फॉरेस्ट है वो नेशन है वो हेल्ड करके रखता है, और इसके जो मान लीजिए कि कुछ चीज़ें मिलती है हमें फॉरेस्ट में से, तो वो सभी कौन लेगा, नेशन लेगा। इट हेल्प टू जनरेट द एक्सचेंज वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए नेशन लाइक द रिवर, माउंटेन, लिटरेचर एंड स्क्रिप्चर्स, या फिर जितनी भी हमारी जो ओल्ड हेरिटेज साइट्स है, अगर वहाँ पर टूरिज्म एक्सपोर्ट होता है तो ये जो है वो एक नेशनल वेल्थ है, ठीक है, ये हेरिटेज है वो एक नेशनल वेल्थ है। नेक्स्ट आगे बात करें तो इंटरनेशनल वेल्थ, तो ये कोई पर्टिकुलर नेशंस की नहीं है बट पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो ये हो गई इंटरनेशनल वेल्थ विच कैन नॉट बी ओन्ड बाय द वन नेशन बट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड विच कैन बी शेयर एंड इन दी बाय द सेवरल कंट्रीज। तो यहाँ पर जितनी भी अलग अलग कंट्रीज है वो थोड़ा बहुत शेयर करके रखते हैं, तो इट इज़ नॉन एज द इंटरनेशनल वेल्थ। जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो वहाँ पर क्या है कि कोई पर्टिकुलर कोई कंट्री का रूल नहीं है, ठीक है। अब बात करें वेलफेयर की, तो वेलफेयर क्या है कि सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ काम करते हो, दैट इज नोन एज द वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स एनहांसमेंट ऑफ द लाइफ सिचुएशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। वेलफेयर क्या है कि लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको राइज करना,
इसके अलावा उसकी जो लाइफ की सिचुएशन उसको बेटर करना एंड उसकी जो लाइफ की इम्प्रूवमेंट है वो इंक्रीज करना. द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज यूज बाय ऑल द फिलोसॉफीज फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइंस टू द इकोनॉमिक्स. हमारा स्पिरिचुअल साइंस जो है, हमारी गीता, भगवत गीता या फिर रामायण ले लो, तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि लोगों की भलाई करो, सेवा करो. इन द सेम वे इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको ये वेलफेयर का डेफिनेशन है वो भी आपको मिलेगा कि लोग की लाइफ बेटर कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज़. ठीक है, वेल्थ का भी वही सीन है जैसा कि वेलफेयर का है. ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अल्टीमेटली डन विद द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ. आप जो भी करते हो अपनी लाइफ में, आप एक सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो, आइदर दे आर दी इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट यू आर इम्प्रूविंग योर लाइफ. ठीक है, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो एक्टिविटी करते हो. वेलफेयर कैन बी मेजर्ड इन द क्वालिटेटिव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड द क्वालिटेटिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो वेलफेयर है उसको दो टाइप से आप मेजर कर सकते हो. एक तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव कि ग्रोथ कितना हो रहा है. ठीक है, लोगों की लाइफ का ग्रोथ क्या है, उसका लिटरेचर इंक्रीज हुआ है, सॉरी उसका लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है कि नहीं है, उसकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हुई है कि नहीं है. तो दैट इज नोन एज दी क्वांटिटेटिव ग्रोथ. वाइट क्वालिटेटिव ग्रोथ की बात करें तो उसकी जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड थे, उसके जो थिंकिंग थे, उसके जो थॉट थे वो इंक्रीज हुए कि नहीं है. ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर थे उसके जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी वो चेंज हुई कि नहीं हुई. That kind of thing is considered as the welfare. In economic, subject of welfare can be studied as the individual welfare and collective welfare. अब individual welfare क्या है और collective welfare क्या है? When a individual seek to make the effort to improve her or his lifestyle or the standard of living and well-being, it becomes the subject of individual वेलफेयर. अगर आप खुद के लिए अपनी लाइफ है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज करते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, विच इज नोन एज द इंडिविजुअल वेलफेयर. वाइल ऑन द अनदर हैंड, व्हेन अ नेशन और अ गवर्नमेंट इज सीक टू इम्प्रूव द ग्रोथ, डेवलपमेंट, इटीसी बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर. मतलब कि अगर नेशन के लिए नेशनली ये वर्क हो रहा है, स्टेटली वर्क हो रहा है, तो ये जो वर्क होगा डेवलपमेंट का वो कलेक्टिव होगा. ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा. दैट इज नोन एज द कलेक्टिव वेलफेयर. अब ये वेल्थ और वेलफेयर के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है और रिलेशन क्या है? जनरली द व्हेन वेल्थ इज इंक्रीज, वेलफेयर इज इंक्रीज. अगर आपके पास वेल्थ अच्छी है तो यू कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल. सो यहाँ पर वेल्थ है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, सॉरी वेलफेयर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वेल्थ के ऊपर. एज मोर वेल्थ मीन्स हायर कैपेसिटी टू जनरेट मॉनेटरी वैल्यूज. ठीक है, जहाँ पर वेल्थ ज़्यादा होगी वहाँ पर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, मॉनेटरी वैल्यूज है वो ज़्यादा रहेगी. ग्रेटर पावर टू एक्सचेंज गुड, ज़्यादा चीज़ें खरीदने का या फिर उसको हायर प्राइस के ऊपर खरीदने का परचेसिंग पावर होगा, जिसको परचेसिंग पावर कहते हैं, राइट. वो यहाँ पर ज़्यादा होगा इफ़ दे हैव द हायर वेल्थ. ओनर एनहेंस द ग्रेटर वेलबींग. अगर आपके पास ज़्यादा है, आपके कोई चीज़ बेचना चाहते हो और आपको ज़्यादा पैसे मिलते हो, तो आप जो नई चीज़ खरीदोगे वो आपके वेलबींग के लिए ज़्यादा बेटर होगी. दिस इज़ लार्जली ट्रू इन द केस ऑफ इंडिविजुअल. अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है. बट when the wealth of nation increase in the form of national income, then the welfare of the people will increase if the nation wealth described equally among the all section of society. Among all the sector, a nation welfare can be depend upon the social and cultural formation, and hence there is not always direct relation between the wealth and welfare of society. बहुत ही मस्त बात की है यहाँ पर कि आप ये इंडिविजुअल तक तो ठीक था कि चलो आपके पास पैसा होगा, आप नई चीज़ खरीदोगे या फिर आपकी जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज होगी. बट यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि नेशनल जो वेलफेयर है वो किसके ऊपर है, कि नेशनल वेलफेयर है ये तभी वेलफेयर होगा जब नेशन के पास से वेल्थ है वो इंक्रीज होगी. अब नेशन के पास वेल्थ इंक्रीज होने के बाद भी अगर नेशन ने इन जो लोग हैं उसके लिए यहाँ पर वर्क इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है, मान लीजिए कि 100 लोग हैं और इक्वली सभी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 50 लोगों को ही ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बाकी के 50 को नहीं कर रहे हैं, तो ये जो रिमेनिंग 50 है उसकी लाइफस्टाइल है वो बेटर नहीं होगी. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट कि लोगों की सोशल एंड द कल्चरल फॉर्मेशन को ध्यान में रखकर हमें ये नेशनल वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब जाके कलेक्टिव वेलफेयर होगा. अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि क्या क्या फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. एंटरप्रेन्योर है, लेबर है, इसके अलावा लैंड है और रिसोर्सेज हैं. खैर इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. आपको इस क्वेश्चन चैप्टर के अंदर कुछ
क्वेश्चन है तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.